नमस्कार, आदाब, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रक्षक बने भक्षक, महिला डॉक्टर ने सुसाइड से पहले हाथ पर लिखा कुछ ऐसा कि पढ़कर दंग रह गई पुलिस। बिहार को नहीं चाहिए लालटेन, प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर में आरजेडी पर कसा तंज, कह दी बड़ी बात। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भीषण सड़क हादसा, बस में आग लगने से 20 यात्री जिंदा जले। कांग्रेस नेता उदित राज का दावा, घर से बेदखल कर रही है सरकार, सामान बाहर फेंक। नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर किया हमला, कहा गठबंधन कर गलती हुई। सहरसा में तेजस्वी यादव की हुंकार, बोले जब लालू जी नहीं डरे तो बेटवा कैसे डरेगा। कनाडा के टीवी विज्ञापनों पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, खत्म कर दी सभी ट्रेड टॉक। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के फलटण उपजिला अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर संपदा मुंडे ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन इस खुदकुशी ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। मौत से पहले उन्होंने अपने हाथ पर सुसाइड नोट लिखा, जिसमें पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये मामला सामने आते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया हुआ है। पुलिस ने उसके ऊपर बलात्कार किया है, ऐसे उसने खुद पे हाथ पे सुसाइड नोट लिखी है। अब यही बोलेंगे रक्षक ही भक्षक बन गए। जिनकी तरफ से हम रक्षा मांगते हैं कि चलो पुलिस हमको बचाएगी, वहीं पीआई वो जो है वहां के सातारा फलटन में जो डॉक्टर पढ़ी लिखी, आज माँ बाप ने क्या सपने देख के उसको डॉक्टर बनाया रहेगा, कितना कर्जा किया रहेगा। आज जो डॉक्टर बनती है उसके बाद एक पीआई उसके ऊपर 4 बार बलात्कार करता है, कांस्टेबल उसको मानसिक रीत्या परेशान कर देता है और आखिर में बेचारी अपना दम तोड़ देती है। उसके पहले मैंने जो सुना कि डीवाईएसपी के पास भी कंप्लेंट किया था, उसके अपर अथॉरिटी को भी कंप्लेंट किया था, पर किसी ने सीरियसली नहीं लिया। तो ये तो मैं बोलूंगी वो जो जहां की वहां प्रशासन है, उन्होंने उसका मर्डर किया है। उसने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है, क्योंकि वो तुमको चिल्ला के बता रही थी कि मेरे साथ ये हो रहा है, अन्याय हो रहा है। उसको मेरे ख्याल से वो जो इसका रिपोर्ट रहता है कि जो अपना पोस्टमार्टम करते हैं, तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट चेंज करने का दबाव आता था हर एक तरह से। वो नहीं मानती थी, इसके लिए उनके झगड़े चालू थे। ऐसी भी न्यूज है। अब सच क्या है झूठ क्या इन्वेस्टिगेशन में समझेगा, पर इन्वेस्टिगेशन पे भी भरोसा कैसे करें, क्योंकि वो भी तो पुलिस ही करने वाली है। एक पीआई की हिम्मत कैसे होती है एक डॉक्टर के ऊपर 4-5 बार बलात्कार। जो सच है वो सामने आएगा, पर आज की तारीख में उसने मरते वक्त अपने हाथ पे लिखा है कि मेरे ऊपर 4 बार पुलिस इंस्पेक्टर बंदे ने बलात्कार किया है, कांस्टेबल ने 4 महीने से मानसिक रीत्या परेशान किया है। तो ये सरकार सो रही है क्या? देवा भाऊ की सरकार, देवा भाऊ का पुलिस, देवा भाऊ का प्रशासन। मैं देवा भाऊ को बोलती सिर्फ लाड़की बहन, सिर्फ पैसा देने का बात खत्म, ऐसा करना है क्या? हमारी सुरक्षा नहीं है? बेटी बचाओ बोलते हो ना, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव से ठीक पहले समस्तीपुर में लालू यादव के परिवार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जमानत पर चल रहे लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि एनडीए सरकार गरीबों की सेवा कर रही है। उन्होंने नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार फिर से बिहार में सुशासन की सरकार आने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे, कभी नहीं सहेंगे। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में आज तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां यात्रियों से भरी बस में भीषण आग लग गई। हादसे में 20 यात्रियों की मौत की खबर सामने आई है, लेकिन अभी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बस में 40 यात्री सवार थे। जब बस में आग लगी तो 10 से 12 यात्री कूदकर भाग गए। मौके पर बचाव टीम पहुंच चुकी।
हैदराबाद से बेंगलुरु जा रहे थे, तो लगभग 3 बजे एक गाड़ी आया था, वो सामने आया था, ये धक्का दिया था। तो क्या हुआ ना, वो बाइक वाला वो मार्केट के बाहर गिर गया, वो मर गया। तो ये गाड़ी है ना, बस के नीचे गया था ये। वो क्या किया ना, वो ड्रैग करके गए ड्राइवर वाला। तो फ्लेम्स आया था आगे से फ्लेम्स आने के बाद क्या हुआ ना, तो वो देखा और वो रुका दिया वो बस ड्राइवर, और बिना इन्फॉर्म करने वो चले गया वो। तो अंदर क्या है ना, हम क्या फंस गए थे। तो क्या हुआ, तो हम हेल्प मार रहे थे, सब लोग बोल रहे थे हेल्प बोल के। तो मैं सो रहा था उस समय, तो उठा था मैं, तो विंडो के बाहर देखा था, तो फ्लेम्स था बस के ऊपर और बाहर। तो सब लोग पैनिक सिचुएशन में इमरजेंसी एग्जिट डोर है ना, उधर जा रहे थे। तो मैं भी जा रहा था उधर, और पैसेंजर है ना, वो क्या किया ना, वो इमरजेंसी एग्जिट डोर को तोड़ के बाहर गया वो। तो मैं भी उसके बाद बाहर गया था। उसके पहले क्या हुआ ना, पूरा ब्लैक स्मोक आया था, तो सफोकेशन हुआ था पूरा। तो उसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं दिखा था। तो जल्दी पैनिक सिचुएशन में हम बाहर गए थे, और क्या हुआ ना, पूरा जल गया बस 1-2 मिनट के बाद बाहर जाने के बाद। कितने लोग बाहर आए? आप कितने लोग थे आपके तो साथ कौन कौन थे? हमारे साथ लगभग 8 जने आएंगे होंगे, 6 से 8, तो लगभग 12 जने हैं। अब कैसा है, ग्लास तोड़ के आया, कैसा है? ग्लास है ना, ग्लास तोड़ने के बाद हम लोग बाहर कूद गए थे। कूदने के बाद हम दूर गए और वो जल गया। ऐसा ड्राइवर का अभी कैसा, ड्राइविंग कैसा था? रैश ड्राइविंग करेगा, उनका ड्राइविंग कैसे थे? आप बस में रहे? उस समय तक तो अच्छा ही चलाया था वो, पता नहीं, हम लोग तो सो रहे थे। अभी आपका कैसे है, आपका सिचुएशन क्या यहाँ लेफ्ट लेग फ्रैक्चर हुआ, तो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यही हालत। AIUDF विधायक रफीकुल इस्लाम ने कहा कि पहले से ही ये कानून मौजूद है, यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं है। वे जनता को गुमराह कर रहे हैं। यदि कानून में छूट शामिल है तो ऐसा कानून अर्थहीन है। बिहार चुनाव पर उन्होंने कहा कि अच्छा है कि महागठबंधन ने अपने सीएम उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। वो युवा हैं और बिहार के लोगों के पसंदीदा है। यही वजह है कि उन्हें इस भूमिका के लिए नामांकित किया गया है। तो इस पर क्या अब लाने दीजिए, क्या बिल लाते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री की बात को भरोसा नहीं कर सकते। वो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। अभी विधानसभा काफी टाइम है, अभी 25 तारीख है। इस बीच में कई दफा वो बदल सकते हैं, इसलिए इस टाइम अभी टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। पहले बिल लाने दीजिए, क्या बिल वो लाते हैं, फिर उसको हम देखेंगे, फिर उस पर बात करेंगे। इस पर भी हमारा वही कहना है कि आसाम के मुख्यमंत्री भरोसे के लायक नहीं है। वो कुछ भी बोलते रहते हैं और बिल लाके फिर उसको बदलते रहते हैं और बातों को भी बदलते रहते हैं। सुबह कुछ, शाम को कुछ बोलते हैं। पहले उनको बिल लाने दीजिए, वो लाभ हाथ पे लाए और पता नहीं क्या क्या लाए। हर हफ्ता तो कैबिनेट करते हैं। जो भी बिल लाएंगे वो विधानसभा में चूंकि हमारे सामने आएगा, फिर जो बिल लाते हैं उसके अनुसार हम उस पर बात करेंगे, और इससे पहले ज्यादा नहीं बोलना है। देखिए, बीजेपी के जो यूसीसी है वो यूसीसी है ही नहीं। यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब है कि भारत में रहने वाले, इंडिया में बसने वाले 1 to 1, ये जो मतलब 125 करोड़ लोग, 130 करोड़ लोग का हर किसी के लिए समान कानून हो। लेकिन बीजेपी का जो यूसीसी उत्तराखंड में लाया है, उसमें ये कम्युनिटी बाद, ये कम्युनिटी को अलग किया, उस कम्युनिटी को अलग किया। भाई वो यूसीसी रहा कहाँ? इसलिए बीजेपी का ये यूसीसी, ये सर हाथ पैर टूटा हुआ यूसीसी है। सर पैर जिसका नहीं है, नाक कान कटा हुआ यूसीसी है। मैं उसको यूसीसी मानता ही नहीं। बीजेपी ये सब लोगों को टोपी पहना रहे हैं, लोगों को मिसगाइड करने के लिए एक जुमला है बीजेपी का। ये लव जिहाद, ये बीजेपी का जुमला है। यूसीसी बीजेपी का जुमला है। अब पता नहीं क्या क्या इस तरह वो हिंदू मुसलमान सब ये जुमलेबाजी करना बीजेपी की आदत है, ये सब करते रहते हैं। अदरवाइज यूसीसी का मतलब ये तो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो हर एक के लिए समान होगा, यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अब अगर आप उसमें इस कम्युनिटी को छोड़ देंगे, उस कम्युनिटी को छोड़ देंगे, इसके लिए एग्जाम्पशन है, उसके लिए एग्जाम्पशन है, फिर वो यूसीसी रहा कहाँ? तो उसके लिए तो अलग अलग कानून हमारा है ही। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, कानून है, ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग है। तो कोई जरूरत नहीं है इस तरह के हाथ पैर टूटा हुआ यूसीसी का।
दिल्ली में कांग्रेस नेता उदित राय ने एक बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के संपदा निदेशालय के अधिकारी उनके आवास पर आए और उनके घर का सामान बाहर फेंक दिया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उदित राज ने जानकारी देते हुए लिखा है कि मेरा घर मेरी पत्नी के नाम पर आवंटित है। अधिकारियों का कहना है कि वे कल सुबह हमें यहाँ से बेदखल कर देंगे। मेरी पत्नी रिटायर्ड है और हमारा यहाँ ज्यादा समय तक रहने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए हम एक निजी आवास की तलाश में हैं। /38 है और ये मेरे वाइफ के नाम से है और 28 इसको पहले 28 अक्टूबर को डेट लगी है कि मुझे थोड़ा और समय दिया जाए। 28 अक्टूबर आज 23 अक्टूबर है, तो 5 दिन ही रह गया है। जानबूझ करके खट्टर जी का मंत्रालय है, खट्टर जी से बातचीत करने की कोशिश किया, वो तो मिलते ही नहीं है। मोदी सरकार की जाती है कि मेरे घर का सामान इस तरह से फेंका जा रहा है और आजाद भारत में शायद इतना जुल्म किसी को नहीं हुआ। देखिए चारों तरफ सामान भेजा, 5 दिन में क्या फर्क पड़ सकता है। और एक कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, एक कोर्ट को भी नहीं मानते हैं और इस तरह से हमें यहाँ घर से हमारे सामान को फेंका जा रहा है। हम यहीं रहेंगे और ये कितनी बड़ी जाति हमारे ऊपर हो रही। जब हमारे ऊपर जाति हो रही है तो इस देश के आम जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, उसके साथ क्या हो रहा होगा। क्या वजह है आपको लगता है, क्योंकि 28 तारीख आप कह रहे हैं कि 28 तारीख को हो रहा, तो 28 तारीख को अगर कोर्ट कहती है कि आपको खाली करना तो आप खाली तो करें। 28 तारीख को कोर्ट कहेगी हम खाली कर देंगे। अब कोर्ट का नोटिस अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स को मिल चुका है, उसके बावजूद में भी इस तरह से कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी महागठबंधन ने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करते हुए तेजस्वी यादव पर भरोसा जताया है। कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस पर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन को एक और मौका देगी। मैं बधाई देना चाहता हूं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, और जो भी साथी जिन्होंने तय किया है तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। हमें उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी और इंडिया गठबंधन को एक मौका देंगे। चिराग पासवान ने एक बयान दिया है कि मुस्लिम वोटों को हथियाने का एक तरीका है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोगों को कुछ नहीं कह सकता हूं मैं। लखनऊ में प्रबल इंजन सरकार के पोस्टर लगे हैं, क्या डबल इंजन की सरकार को चुनौती? ये कोई डबल इंजन नहीं है इनका, ये झूठ के इंजन है और राजस्थान में भी चल रहे होंगे झूठ के इंजन। उनके कई मैनिफेस्टो देख लो आप, जो दिल्ली के मैनिफेस्टो बने होंगे और राजस्थान के जो मैनिफेस्टो बना करके जनता के बीच में जो रखा होगा और जब सरकार बन गई होगी तो कितना अमल किया होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समस्तीपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि जानते हैं 2 बार गलती हुआ था, हमने देखा सब गड़बड़ है, उसको हटा दिया। जहां से हम लोग शुरू हुए थे अब वहीं रहेंगे, कभी दाएं बाएं नहीं होगा। उसके पहले जो सरकार थी आपको मालूम है, उसको मौका मिला था, उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। अब तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा। अब कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब न धंधा करता है, इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए, किसी के लिए कोई नहीं काम किया, आई सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है, परिवार कोई भी परिवार करने के लिए, और सब के सब ये लोग आप जान लीजिए अपने परिवार का, पत्नी का बनाया, बेटा बेटी यही कर रहा, तो गड़बड़ कर रहा है। आज जानते हैं 2 बार गलती हुआ था, हम लोगों के पटिया में भी 2 बार
1.5 महीना के लिए उसको ला, हमने तो देखा सब गड़बड़ है, उसको हटा दिया और कहा जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। और इस प्रकार से जो हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे सब दिन के लिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज सहरसा में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर तेजस्वी ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम लोग बिहारी हैं, बाहरी से डरने वाले नहीं हैं। 2 लोग गुजरात से आकर बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बिहार को बिहारी चलाएगा या बाहरी चलाएगा? भाई हमारे चाचा बोलते थे 20 में कहाँ से लाएगा 10 लाख नौकरी, अपने बाप के पास से लाएगा पैसा। लेकिन तेजस्वी जब 17 महीने आया तो अपने चाचे के हाथ से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। हमने राह दिखा दिया। आज वो लोग भी नौकरी की बात कर रहे हैं। जो लोग कहते थे असंभव है, नौकरी नहीं दिया जा सकता, आज वो भी कह रहे हैं कि वो आएंगे तो नौकरी देंगे। पहले 2-2 करोड़ रोजगार मोदी जी कहाँ है, हर साल दे रहे थे, पहले उसका तो हिसाब कीजिए। 11 साल यानी 22 करोड़ नौकरी कहाँ है? तेजस्वी ने जो कहा वो किया और जो कह रहा है वो करेंगे। अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और बिक्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला बिहार, देखो हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी को लड़का डरा जाएगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगातार जो है केस मुकदमा छापा मारी, हमारे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करवाना, उम्मीदवारों के छापा मरवाना। बताइए 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह ये लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए भाजपा ने क्या किया 11 साल, 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम के फेस को लेकर घोषणा के बाद ऐसी चर्चा है कि मुसलमानों की अनदेखी की गई है। एमआईएम से जुड़े नेताओं ने इसको लेकर बीते महागठबंधन पर निशाना साधा। आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि कौन मुसलमानों की बात कर रहा है, ये मुसलमानों को समझना चाहिए। मुसलमानों की बात करेंगे, जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं, उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया, हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं। अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं है उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? दिक्कत तो यही है ना कि इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है ऐसे समुदाय को। मुसलमानों की बात करेंगे, जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं, उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए, सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए। ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे। आज से ये लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया, हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं और ये लोग अभी तक निकले नहीं है। इन लोगों को सिर्फ आपसी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़नी है, बिहार बिहारियों से मुसलमानों को समझना चाहिए, मुसलमानों को समझ जाना चाहिए कि क्या। अरे तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रही है? वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्यों नहीं बनाए थे बताइए? अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं है उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए,
भाई हम लोग कहने के लिए नहीं कहते, जितनी भी हम लोगों ने गरीब कल्याण की या जन कल्याण की योजनाएं बनाई है उसमें बिना भेदभाव के हम लोगों ने देश के हर एक व्यक्ति, भले वो किसी भी जाति समुदाय से, किसी भी धर्म से आता हो, उसके लिए हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई है। पर ये लोग तो उसमें भी जात देखते हैं, उसमें भी धर्म देखते हैं। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले नरेंद्र मोदी की आलोचना की और कहा कि वो केवल हमारे परिवार और मेरे पिता के खिलाफ आरोप लगाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम मोदी के पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी सरकारी खर्च पर चुनावी रैलियों के लिए बिहार आते हैं। क्या आपने कभी उन्हें बिहार के बारे में बोलते हुए सुना है? किस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री सरकारी पैसे से कितनी सभाएं इन्होंने चुनाव पूर्व की है। क्या एक बार भी उनको बिहार के बारे में बोलते सुना है कि हम बिहार को बनाने में हमारा क्या योगदान होगा? कोई विजन नहीं है इनके पास। ये आते हैं, आज भी 15-15 हेलीकॉप्टर इनका उड़ रहा है और क्या भाषण देते हैं ये लोग सभा में जाके? सिर्फ हमारे परिवार, हमारे पिताजी के ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं। बिहार के बारे में इनकी कोई सोच नहीं है। डबल इंजन की सरकार रही है 20 वर्षों तक। एक भी फैक्ट्री लगाई है क्या, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ना इसकी चर्चा करते हैं ये लोग। आखिर ये बिहार इस बार युवा वोटर बहुत ज्यादा हैं। क्या युवाओं के बारे में इन लोगों ने कभी सोचा है कि ये बेरोजगारी कैसे दूर होगी, पलायन कैसे रुकेगा? बिहार लैंडलॉक इलाका है। मैं जानती हूँ कि यहाँ कोई समुद्र नहीं है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन फैक्ट्री तो लग सकती है। लेकिन एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री से लेके बड़े बड़े नेता सिर्फ आते हैं और बिहार को ये कहते हैं कि आपके लिए स्पेशल ट्रेन चलवा दिए हैं गुजरात के लिए। अरे प्रधानमंत्री जी, अगर आप बिहार के बारे में सोचते तो कहते गुजरात में जाकर ये भाषण देते गुजरातियों को कि ये गुजरातियों तुम्हारे लिए यहाँ से ट्रेन चलवाए हैं, बिहार में जाके तुम लोग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दीपावली के दौरान कार्बाइड गन से जुड़े हादसों के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने इस पर बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कार्बाइड गन के निर्माण, क्रय विक्रय, प्रदर्शन और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। हाँ बिल्कुल, अभी हम लोग जैसे बताया मैंने डेटा हम लोग कंपाइल कर रहे हैं। वर्तमान में स्थिति ये है 5 अभी हमीदिया में भर्ती हैं, उसमें सब सेटल केस हैं, सीरियस इंजरी वाले इसमें कोई भी नहीं है। और 15 करीब सेवा सदन में ऑपरेट हुए थे, होना है 4 आज हो रहे हैं, 11 पहले हो चुके थे। 13 एम्स में भर्ती हैं अभी। बाकी और जैसा डेटा मिल जाएगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी इसमें से किसी को भी ब्लाइंडनेस की शिकायत कहीं नहीं मिली है। अभी सब सीरियस इंजरी में है और जैसा कि मेरे आई स्पेशलिस्ट से बात हुई है, अभी 6 महीने तक उनको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही फाइनल हो पाएगा कि लॉस उनका कंप्लीट है कि टेम्परेरी है। सर, ये कार्बाइड गन से कितने मरीज अब तक आ चुके हैं यहाँ भोपाल और विभिन्न अस्पतालों में? हमारे पास जो कल तक का फिगर था उसमें 186 का टोटल फिगर था पूरा, लेकिन इसमें आसपास के जिले भी सम्मिलित है, जैसे होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, यहाँ से ही मरीज आए थे। तो 186 का फिगर था, इसमें ओपीडी आईपीडी दोनों मिला के। कितने लोगों का ऑपरेशन सर किया गया? लगभग 15 से 20 लोगों का ऑपरेशन किया गया है। और अभी कितने की स्थिति, मतलब कि ये आई लॉग या फिर आई लॉस की स्थिति या फिर अभी जैसे कहें कि रोशनी स्थिति की परमानेंट लॉस की अभी कहीं नहीं है, अभी टेम्पररी लॉस तो है, लेकिन परमानेंट लॉस की स्थिति बताने में अभी समय लगा। जैसे मैंने बताया कि जो आई स्पेशलिस्ट लोगों का उनका कहना है कि 6 महीने से पहले हम कुछ बोल नहीं सकते कि मेजोरिटी में रिकवरी हो जाती है, तो वो उम्मीद है रिकवरी हो जाएगी। सर, आज स्वास्थ्य मंत्री भी और आप लोग भी जी क्या कुछ स्थिति है? हाँ, वहाँ पर गए थे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी गए थे, डिप्टी सीएम साहब गए थे वहाँ पर और उन्होंने निर्देश दिए थे सभी चिकित्सकों को कि उनका संपूर्ण इलाज किया जाए और इसमें कहीं भी कोई कोताही ना बरती जाए और बेस्ट अमेरिका ने कनाडा के साथ सभी ट्रेड टॉक्स रद्द कर दी हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओटावा पर गलत तरीके से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का विज्ञापन प्रसारित करने का आरोप लगाया है। विज्ञापन में रीगन टैरिफ के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस विज्ञापन को लेकर ट्रंप कनाडा पर पूरी तरह से भड़के हुए हैं।
ट्रम्प ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा है, कनाडा के गलत व्यवहार की वजह से उनके साथ सभी व्यापारिक वार्ताएं समाप्त की जाती हैं। कुछ हफ्ते पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं की बातचीत से लग रहा था कि दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। कनाडा के यूएस टैरिफ की आलोचना करने वाले विज्ञापन ने ट्रंप को फिर से नाराज कर दिया है। इस विज्ञापन में चेतावनी देते हुए दिखाया गया है कि विदेशी चीजों पर टैरिफ लगाना नौकरियों के नुकसान और ट्रेड वॉर्स का कारण बनते हैं। ट्रूथ सोशल पर अपने पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है कि रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने अभी घोषणा की है कि कनाडा ने गलत तरीके से एक विज्ञापन का इस्तेमाल किया है। यह विज्ञापन फेक है जिसमें रोनाल्ड रीगन टैरिफ के बारे में नकारात्मक बातें कर रहे हैं। यह विज्ञापन 7 करोड़ 50 लाख डॉलर का है। कनाडा ने ऐसा सिर्फ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए किया है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहे सियासत टीवी के साथ।